नमस्कार। नजर नजरिया लेकर हाजिर हूं मैं आराधना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और जब भी वो विदेश दौरे पर जाते हैं उनका ये दौरा सुर्खियों में आ जाता है। इस बार राहुल गांधी लैटिन अमेरिका के दौरे पर हैं जहां वो 4 देशों की यात्रा करेंगे और सबसे पहले उनकी यात्रा का पड़ाव है लैटिन अमेरिका का देश कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में राहुल गांधी पहुंचे और वहां उन्होंने कोलंबिया के राष्ट्रपति लीडियो ग्रासिया से मुलाकात की और इसके अलावा वो कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी भी पहुंचे जहां उन्होंने वहां के छात्रों को संबोधित किया और उनका ये संबोधन अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत में खासकर इसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष हर तरफ इस पर चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, क्यों कहा और तमाम तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। इन सब पर हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का और बात कर रहे हैं हम आज राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे का। तो राहुल गांधी जब कोलंबिया की यूनिवर्सिटी पहुंचे वहां उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की, पूरे जियोपॉलिटिक्स पर बात की, उन्होंने वर्ल्ड वॉर पर बात की और कैसे एक एम्पायर बिल्ड होता है, कैसे एनर्जी के ट्रांजिशन से एक नया एम्पायर खड़ा हो जाता है, इन सब चीजों पर उन्होंने चर्चा की। और राहुल गांधी ने बताया कि जैसे किसी भी एम्पायर की शुरुआत होती है वो हमेशा ही एनर्जी ट्रांजिशन के साथ होती है। सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की बात की कि जहां एनर्जी की वजह से पहले कोल एनर्जी को लेकर शुरुआत हुई और इसलिए ब्रिटिश एम्पायर खड़ा हुआ, ब्रिटिश नेवी बनाई गई और उसी ब्रिटिश एम्पायर से भारत ने 1947 में आजादी पाई और उसके बाद ये एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ पेट्रोलियम तक। उसके बाद पेट्रोलियम ही नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर तक भी तीसरा ट्रांजिशन जाएगा। पेट्रोलियम के साथ अमेरिका खड़ा हुआ दूसरे एम्पायर के तौर पर, यूएस बना और उसके बाद अब तीसरी सुपर पावर। अब ये जो सुपर पावर कह लीजिए जिसकी लड़ाई पूरे देश में है कि हम सुप्रीम हैं, पूरे विश्व में इसी बात को लेकर चर्चा है। अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है और उसी तरह बिहेव भी करता है। और अब राहुल गांधी का कहना है कि जैसे जैसे एनर्जी ट्रांजिशन तीसरी तरफ बढ़ रहा है, जैसे हम इलेक्ट्रिक मोटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही बैटरीज की तरफ जा रहे हैं, एआई की तरफ जा रहे हैं, इसके साथ एनर्जी का भी शिफ्ट हो रहा है और पावर भी शिफ्ट होगी। दुनिया की पावर कहीं और जाकर इकट्ठी हो जाएगी अगर इसमें सबसे पहले जो इस एनर्जी को डेवलप करेगा। तो इस तरह से उन्होंने वहां के छात्रों को संबोधित किया और कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने भारत के लोकतंत्र का भी जिक्र किया, भारतीय लोकतंत्र की बात की, चीन के साथ कंपटीशन की बात की, चीन किस तरह पूरे विश्व में उभर रहा है उस पर बात की, युवाओं के बारे में बात की कि युवाओं की शक्ति एक देश को कहां से कहां ले जा सकती है। उनका यह संबोधन वाकई में काफी शानदार रहा, छात्रों में जोश भर देने वाला रहा और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर कई सारी जानकारियां उन्होंने साझा की। लेकिन जब राहुल गांधी विदेश पहुंचे तो बीजेपी की घबराहट भी बढ़ गई। शुरुआत से ही जब भी कभी राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं तो बीजेपी की तरफ से अक्सर ही उन्हें निशाना बनाया जाता है। ऐसे में उनका यह दौरा भी बीजेपी के निशाने पर आ गया और उनके इस भाषण को लेकर बीजेपी एक बार फिर नैरेटिव सेट करने में जुट गई। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम सुनवाते हैं कि राहुल गांधी ने कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में क्या कहा, छात्रों से जनसंख्या को लेकर बात की। जब उन्होंने ग्लोबल पावर की बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। I mean, if you see the numbers of growth in India, if you compare that to China, I mean, you see that India has a lot of future. I mean, is becoming quite relevant in the world. So, what's your view about India, and what are the kind of things that you are saying in India in order to have that leadership in the world? I think, of course, India has tremendous potential. It's 1.4 billion people, the size, I mean, bigger than China now in terms of population. But India is a completely different system than China. So whereas China is very centralized, uniform, India is decentralized and has multiple languages, multiple cultures, multiple traditions, multiple religions. So India is a much more complex system, and India's strengths, which exist, are not necessarily China's strengths. They're different. So they're big systems, but they're different and they operate differently. India also has a very old tradition, spiritual tradition, and a thought system. Very profound and old ideas that are very useful in today's world. The idea of non-violent political action comes from deep within Indian tradition.
Mahatma Gandhi was a modern exponent of that. So there's a lot that India can offer to the world in terms of our tradition, our way of thinking, information technology, our engineering capability, our healthcare system. So I'm very optimistic about India. But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. Which are those risks that you see? The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. So that's a risk. This other big risk. तो आपने देखा राहुल गांधी ने चीन की बात की, चीन से वो भारत पर आए और भारत के इतिहास से लेकर मौजूदा वक्त में क्या हालात हैं और किस तरह भारत की राजनीति कहां है, भारत का लोकतंत्र कहां है, इन सब पर राहुल गांधी ने बात की। उन्होंने बताया कि चीन भी पूरे दुनिया के पटल पर अगर हम देखें तो बहुत जरूरी है, वहीं भारत का अपना ही महत्व है। भारत की संस्कृति अलग है, सांस्कृतिक महत्व अलग है और भारत का लोकतंत्र अलग है। देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाने वाला भारत, आज उसके लोकतंत्र को किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। और इन तमाम विषयों पर जब राहुल गांधी चर्चा कर रहे थे तो जाहिर था कि बीजेपी को उनकी इन बातों से आपत्ति हुई। बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की और वैसे भी जब भी राहुल गांधी किसी भी विदेश दौरे पर जाते हैं, बीजेपी की तरफ से सवाल जरूर उठते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ दो महत्वपूर्ण साथी भी मौजूद हैं, जिनका नाम है, पहले तो अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। और दूसरे हैं शकील अख्तर जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार है, स्वागत है आपका भी शकील जी आज के इस कार्यक्रम में। और जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे की, और इस दौरान राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जो बहुत अच्छी शानदार भाषण रहा उनका यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में, उन्होंने जहां छात्रों को एनकरेज किया, उनके भविष्य को लेकर कई अच्छी बातें बताई, वहीं उन्होंने जियोपॉलिटिक्स पर विस्तृत रूप से बातचीत की, उन्होंने कई मुद्दों को उठाया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से दोबारा ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश शुरू हो गई है कि राहुल गांधी देश विरोधी बातें वैश्विक मंच पर जाकर करते हैं। राहुल गांधी के भाषण की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी के भाषण में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक शब्द नहीं रहा, उन्होंने तारीफ ही की, उन्होंने हर उस आयाम पर चर्चा की जो भारत को और मजबूत बना सकता है। इसके बावजूद अगर हम बीजेपी की तरफ से देखें तो कोशिश की जा रही है डीमीन करने की कि राहुल गांधी का एक नोशन है, वो देश विरोधी बातें करते हैं, इसीलिए वो बार बार वैश्विक मंच पर जाकर करते हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी जो घेरने की कोशिश कर रही है, क्या वो उसकी घबराहट है, क्या है ये? आराधना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की परेशानियां जो हैं उनका कोई निदान नहीं है। बीजेपी को जो मर्ज हैं उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? राहुल ने ऐसा क्या बोला? मैंने भी वो भाषण सुना। राहुल जहां भी जाते हैं वहां स्पष्ट बात करते हैं। दो बड़े अंतर हैं राहुल और नरेंद्र मोदी की यात्राओं में। नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं वहां इवेंट मैनेजमेंट होता है, लोग पहले से तयशुदा कार्यक्रम के तहत लाए जाते हैं, व्यवस्था की जाती है, और ज्यादातर जो है उनकी यात्राओं पर जो बंदोबस्त का खर्च या तो भारत सरकार उठाती है या फिर दूसरे लोग उठाते हैं। जहां तक राहुल का सवाल है, राहुल को लोग बुलाते हैं, राहुल जाते हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल ने जो कहा, अभी जिस भाषण पर, जिस बात पर जो है सवाल उठा रही है बीजेपी, उसकी चिंता क्या है? राहुल ने क्या गलत कहा है? जो राहुल कह रहे हैं वो हम सब कह रहे हैं। जो सतर्क जागरूक नागरिक हैं, जो इस देश की परंपराओं को समझते हैं, जो जानते हैं कि भारत किस चरित्र का और किस मिजाज का देश है और आज वो किस दौर से गुजर रहा है, वो सभी यही कहेंगे जो राहुल ने कहा। खतरे हैं, आज प्रजातंत्र को खतरा है, हर स्तर पर खतरा है। उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, मध्य प्रदेश को ले लिया, देश के किसी हिस्से को ले लिया जहां बीजेपी का शासन है। जी। आज
मैं अगर कहूं जय श्री राम तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे शकील भाई कह देंगे आई लव मोहम्मद तो दंगा हो जाएगा। ये क्यों? ये भारत एक वो गुलदस्ता है जिसमें हर धर्म को बराबर आजादी है, लेकिन पिछले 12 सालों में जो नए नैरेटिव बनाए गए हैं, जो देश के मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो व्याख्याएं की हैं, अब एक लीक इससे हटके बात है। दरअसल क्या है कि राहुल गांधी जो हैं पिछले कुछ सालों में लगातार वो बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। राहुल जो कहते हैं नरेंद्र मोदी वही करने लगते हैं, बीजेपी वही करने लगती है। बिहार में जाइए तो ओबीसी आरक्षण को लेके जाइए, तो ओबीसी जनगणना को लेके जाइए, किसी मुद्दे पर राहुल जो बात कर रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार वही सब कर रही है। अब यहां अगर राहुल ने कहा कि भारत को खतरा है, तो हमारी पहले क्या था, अनेकता में एकता, हमारा क्या सामाजिक समरसता, सामाजिक सहयोग, आपस में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह की संस्कृति प्रचलित थी। हम उत्तर प्रदेश से गंगा जमुनी संस्कृति कही जाती थी, गंगा यमुना के बीच में। शकील भाई भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, हमने बरसों एक दूसरे के साथ काम किया है। हम लोग कभी ऐसे दौर से नहीं गुजरे जो उम्र के आखिरी दौर में आके गुजर रहे हैं, कभी ऐसी चीजें नहीं हुई। फर्क जो आया है वो आया है कि पहले निचले स्तर पर जो थोड़ा बहुत सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश लोग करते थे, और संघ अपनी तरफ से कोशिश करता था, थोड़ा बहुत चलता रहता था, पर उसको कभी सरकार का संरक्षण नहीं मिलता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जी। उनके समय भी सरकार चली है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं उल्टा हो गया है। अब निचले स्तर पर नहीं, अब ऊपर से चलती है, जो कुछ चलती है। दुर्भावना चलेगी तो दिल्ली से चलेगी। कपड़ों से कौन पहचानेगा? मोदी जी पहचानेंगे। लुटेरा किसे बताएंगे, घुसपैठिया किसे बताएंगे, कहां क्या बात करेंगे, किसका मंगलसूत्र लुटवाएंगे, भैंस खुलवाएंगे, ये सब काम मोदी जी करेंगे जी। नीचे के लोग नहीं कर रहे हैं। तो जब मोदी जी देश के भीतर ये सब बातें कर रहे हैं, तो राहुल अगर दुनिया में कहीं भी जाके ये सच बोल रहे हैं कि हाँ देश में आज प्रजातंत्र खतरे में है, तो इसमें गलत क्या है? मैं भी कहीं जाऊंगा, मुझसे कोई पूछेगा, मैं यही बोलूंगा। मैं गया हूं जहां भी भगवान की कृपा से मौका मिला है जाने का, गए हैं, वहां भी बात हुई है। दरअसल क्या है, इन्होंने एक अलग तरह का एक इमेज बनाई है, कहीं भी आप जाएं। मैं आपको पिछले कुछ महीने पहले मैं फ्रांस की यात्रा पर था, वहां एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त एक दंपत्ति बैठे मिले जो भारत के रहने वाले हैं, 45 साल से वहां रह रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जो है, उन्होंने इतने अच्छे ढंग से भारत हमें समझाया। मैं भोपाल में रहता हूं, इंदौर यहां से 200 किलोमीटर दूर है, दिल्ली में मैं कम से कम 20 साल रहा हूं। वो बताने लगी, तो मैंने कहा मैडम आपको इतना कैसे पता है? बोले पहले मनमोहन सिंह जी आते थे, हमको खबर तक नहीं होती थी, अब हमको बताया जाता है। हम मोदी जी आते हैं तब शामिल होते हैं। मतलब पूरा इवेंट मैनेजमेंट और इस तरह से ब्रेन वॉश किया गया वहां के लोगों का कि उनकी नजर में हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इससे अच्छा कभी नहीं हो सकता, जबकि दुनिया जानती है कि हम सबसे बुरे दौर में गुजर रहे हैं। देश की आजादी के बाद आज देश सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और ये देश के लिए सबसे खतरनाक है, ये हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। और राहुल की गलती है कि वो सच बोल देते हैं, राहुल की गलती है कि वो संविधान दिखाते हैं, राहुल की गलती ये है कि उन्होंने वोट चोरी का खुलासा कर दिया है, राहुल की गलती ये है कि उन्होंने वो मुद्दे उठाए हैं जो इस देश की जनता को पसंद आते हैं। ये एक कड़वा सच है, ये दुर्भाग्य है कि एक जिसको लोग कहते हैं बहाव में बहते हैं, इतना विभाजन कर दिया गया है राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, किसी नाम पे, जो पूरी की पूरी जो है व्यवस्था को सरकार ने ये किया है, एक दल ने या किसी उसने नहीं, केंद्र की सरकार, राज्यों की सरकार, जो आज भी हो रहा है, उसके बीच में अगर राहुल सच बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, और उस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है, उस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। राहुल ने जो बोला है कोलंबिया में, मैं उससे सहमत हूं, उन्होंने ठीक बोला है। बीजेपी की तकलीफ यह है कि एक अयोग्य, अदूरदर्शी व्यक्ति उसका मुखिया है, और उसकी वजह से जिनकी जबान खुल सकती थी उनके भी मुंह बंद हैं। अच्छे लोग बीजेपी में थे, आज भी हैं, पर वो उस बीजेपी के लोग थे जो अटल जी के साथ गई। आज की जो बीजेपी है उसका सिर्फ एक ही सिद्धांत है, फूट डालो, लोगों में लड़ाई कराओ, भेदभाव पैदा करो और राज करो। देश पूरा परेशान है, जो लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं वो और ज्यादा परेशान है। लेकिन
जो हो रहा है अभी तक उनके नैरेटिव जो बना दिए उन्होंने वो जी। चल पड़े हैं। आप लेटेस्ट एग्जांपल दीजिए, बिहार में किसी एक सिरफिरे ने गाली दी, प्रधानमंत्री को मां की गाली दी, हम सब उसकी निंदा करते हैं। कोई भी सभ्य समाज, कोई भी व्यक्ति किसी भी गाली की निंदा करेगा, करता रहेगा, करता है, हम सब करते हैं। लेकिन हुआ क्या, राहुल, आरजेडी और खुद प्रधानमंत्री जब कूदे तो उन्होंने अपने आप को एक दुपट्टा डाल के ऐसे खड़े हुए कि मेरी मां को गाली दी, मेरी स्वर्गीय मां को गाली दी। ये जो चीज हो रही है इससे पहले कभी नहीं हुई। जी। हर चीज में मैं करना, विक्टिम प्ले करना और हर परिस्थिति का लाभ उठाना की कोशिश करना, ये जब आज देश का मुखिया कर रहा है तो क्या होना है? देश अच्छे दौर में नहीं है। अब अगर कोई ये सवाल पूछ ले कि जब पहलगाम में हमला हुआ और आप आए सऊदी से तो आपको पहलगाम जाना चाहिए था, लेकिन आप कहां पहुंच गए? मधुबनी, और वहां चुनावी सभा करने लगे। उसके बाद देश में हिमाचल और पंजाब बर्बाद हुए, तबाह हुए हैं प्राकृतिक आपदा से। आपके पास उनको देने के लिए 1500 करोड़ है, 1600 करोड़ है, जबकि उनके हजारों करोड़ आपके पास डिपॉजिट हैं, आपके देश के हिस्से हैं, क्योंकि आपकी सरकारें वहां नहीं है आपकी पार्टी की। लेकिन बिहार में आपको चुनाव लड़ना है तो महिलाओं के लिए रोजगार शुरू कर दिया, उद्योग शुरू कर दिया आपने। चुनाव के 1-1.5 महीने पहले आप उद्योग ले आए और सबके खाते में 10-10 हजार रुपए डाल दिए। अगर इस देश की जो पुरानी परंपराएं थी तो चुनाव आयोग तत्काल रोक लगाता, लेकिन चुनाव आयोग अब बीजेपी का एक और एक्सटेंशन काउंटर बन गया है तो कोई नहीं बोलेगा। अब अगर राहुल इन पर सवाल उठाते हैं या मैं या शकील भाई इस पर सवाल उठाते हैं तो हम लोग देश विरोधी हैं, हम लोग देशद्रोही हैं, हम लोग गड़बड़ हैं, हम सरकार पर सवाल उठाते हैं, हम देश की इमेज खराब कर रहे हैं। लेकिन जहां बोलना चाहिए प्रधानमंत्री को, आज तक उन्होंने चीन की घुसपैठ पे कोई बात नहीं की है। लेटेस्ट आप ले लीजिए सोनम वांगचुक क्या मांग रहे हैं? वही मांग रहे हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू कश्मीर का विभाजन करते हुए कहा था और वायदे किए थे। जब उन्होंने वो मांग कर ली, अब आप उस राज्य पर अपनी पार्टी के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। पहले वहां ऑफिसर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, आपने अपनी पार्टी के एक पूर्व उप मुख्यमंत्री को, जो उस राज्य में जब अविभाजित जम्मू कश्मीर था तब वो उप मुख्यमंत्री थे, कविंदर गुप्ता, वो वहां के उपराज्यपाल है। जी। किसने गोली चलाई, किसके आदेश से गोली चलाई, क्या हुआ, अभी तक किसी को नहीं मालूम है। लेकिन ये सबने देख लिया, एनएसए लगा दिया, सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया। अब उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं, कोई कह रहा है पाकिस्तानी एजेंट, कोई चीन का एजेंट कह रहा है। अब वो आदमी कहता है गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था, अगर स्थानीय लद्दाख के लोगों ने नहीं बताया होता आके तो भारत की फौज को पता भी नहीं चलता। प्रधानमंत्री ये भी नहीं देख रहे हैं, आज तक उन्होंने नहीं कहा कि चीन हमारे सीमा में घुसा है, हमारी जगह पे कब्जा किया है। उसके लिए वो नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में, इन परिस्थितियों के बीच में राहुल अगर सच बोलते हैं तो अपने समाज में पुरानी कहावत है, सच कहने वाला सबका बुरा होता है। राहुल इसलिए निशाने पे है। और एक और बुरी बात जो है, इस देश की संस्थाओं के, चाहे वो प्रशासनिक संस्थाएं हो चाहे केंद्र की सरकार हो, केरल में भाजपा के एक प्रवक्ता ने कहा कि राहुल को सीने पर गोली मारेंगे। जी। आज तक एक शब्द नहीं है। कहा किसी एक सिरफिरे ने गाली दी, उस पर पूरा एक राज्य बंद हो गया। और कहा विपक्ष के, देश में विपक्ष के नेता के सीने पर गोली मारने की बात हो रही है, उस पर प्रधानमंत्री भी नहीं बोले, क्योंकि राहुल और प्रधानमंत्री सदन में आमने सामने बैठते हैं, दोनों का हक बराबर है। वो सदन के नेता है तो वो विपक्ष के नेता है। लेकिन किसी ने निंदा नहीं की, प्रधानमंत्री या बीजेपी अध्यक्ष या संघ प्रमुख, किसी ने कुछ नहीं बोला है कि राहुल को गोली मारने की बात बीजेपी के एक संघ के एक कार्यकर्ता ने की, बीजेपी के एक पदाधिकारी ने की। अब इतना जब भेदभाव होगा तो वहां लोकतंत्र बचता है क्या? डेमोक्रेसी बचेगी क्या? राहुल ने सच बोला है आराधना जी, वो सच कड़वा है, इसलिए सबको परेशानी है। और फिर मोदी जाके क्यों नहीं बोलते? मोदी जब गए थे अमेरिका, जिस दिन हमारे नागरिकों को, जो ठीक है अवैध रूप से पहुंचे, हथकड़ी बेड़ी लगा के लाया गया था अमेरिका से, उस दिन मोदी जी वहीं थे, एक शब्द नहीं बोले। वो गए तो वहां उन्होंने हरियाणा और गुजरात के प्रायोजित कार्यक्रमों में डांस में भाग लिया। राहुल जब अमेरिका गए थे तो वो उन लोगों से मिले जो डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे थे, घिरे हुए थे, अपने परिवार से दूर थे, उनसे बात की। हरियाणा जाके उनके परिजनों से मिले। ये अंतर है। राहुल हमेशा कमजोर नस दबा रहे हैं। और
पढ़े लिखे और अनपढ़ में यही अंतर होता है। जी बिल्कुल, यानी देखें तो राहुल गांधी लगातार कहीं ना कहीं मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। उनके जो कदम हैं वो मोदी सरकार की कमजोरियों को उजागर कर रहे हैं, उनकी खामियों को उजागर कर रहे हैं, और इसलिए बीजेपी और मोदी सरकार उनके हर कदम से घबराई हुई है और इसीलिए राहुल गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर बने हुए हैं। जैसा कि अभी आपने बताया अरुण जी कि उन्होंने वोट चोरी को उजागर किया। उन्होंने जब वो अमेरिका गए तो वहां डंकी रूट से गए लोगों से मुलाकात किए, और वो चाहे भारत में हो चाहे विदेश में हो, भारत से जुड़े उन लोगों से मुलाकात करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है और उनके मुद्दों को उठाते हैं। राहुल गांधी की ये आदत रही है। ऐसे में इस बार भी वैसे जब वो विदेश गए हैं और वहां कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में जब उनका संबोधन था तो इस दौरान उन्होंने भारत से जुड़ी कई बातें कही। भारत के जो स्ट्रक्चर है उसमें फॉल्ट की भी बात कही, उन्होंने रिस्क की भी बात कही, लेकिन कहीं भी अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो कि हमारे देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली हो। लेकिन बीजेपी की तरफ से अक्सर ही ये जो दावा किया जाता है शकील जी कि बीजेपी जो दावा करती है कि राहुल गांधी देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं विदेशों के मंच से। आखिर क्या परेशानी है बीजेपी को राहुल गांधी के विदेश दौरे से या उनके इन भाषणों से? क्या दिक्कत है, क्या लगता है आपको? देखिए आराधना जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि राहुल जिस तरह यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, वहां पे छात्रों से बात करते हैं, वहां पे एकेडमिक्स से बात करते हैं, वैसा मोदी जी कभी नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस तरह राहुल संवाद करते हैं, बिना किसी प्रॉम्प्टर के बोलते हैं, बिना किसी पूर्व में दिए गए सवालों के जवाब देते हैं, ऐसा मोदी जी कभी नहीं करते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी को कि राहुल ऐसा करके अपनी एक छवि बनाते हैं और वो छवि जो है मोदी की छवि को नुकसान पहुंचाती है। अभी राहुल ने जो कोलंबिया में बोला तो भारत की जो विभिन्नता है और विभिन्नता में जो ताकत है उसकी तारीफ करी उन्होंने, उसी को रेखांकित कि हमारे बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं और भारत की ये सारी की सारी ताकत है जो चीन की ताकत नहीं है, और हम इसके जरिए और ज्यादा प्रगति कर सकते हैं और ज्यादा काम कर सकते हैं, यही राहुल बता रहे हैं। इसमें किसी को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि मोदी जी जो है वो राहुल से हमेशा अपनी तुलना करके उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कहीं छोटा ना हो जाऊं। वो कभी नेहरू से अपनी तुलना करते हैं, बताते हैं कि नेहरू से ज्यादा मैंने शासन कर लिया है, कभी इंदिरा जी से तुलना करते हैं अपनी। तो ये जो एक चीज है यही उनकी हीन भावना है, और जिसकी वजह से अरुण जी भी इसको बता रहे थे कि किस तरह से वो हमेशा राहुल को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है, क्योंकि देश की जनता ये अच्छी तरह समझ गई है अब कि उनकी आवाज, उनके मुद्दे कौन उठा रहा है। राहुल स्टूडेंट की बात करते हैं, राहुल रोजगार की बात करते हैं, राहुल महंगाई की बात करते हैं, और आप देखिए कि राहुल जो भी कहते हैं वो सब सच साबित होता चला जा रहा है। राहुल ने कहा कि जीएसटी आपको वापस लेना पड़ेगी, आपने गलत जीएसटी लागू की है, जीएसटी वापस हो गई। राहुल ने वोट चोरी की बात कही तो आप देखिए कि वोट चोरी पूरे देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा बन गई, और ये वोट चोरी जो है अभी रुकेगी नहीं, क्योंकि राहुल कह रहे हैं कि उनके पास एक हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम मतलब ऐसे सबूत हैं कि जिनको जब वो सामने लाएंगे तो उसका जवाब किसी के पास नहीं होगा। आज बिहार में वोट चोरी के जरिए या गलत लोगों को नए वोटर बना के और जो सही वोटर है उनके नाम काट के बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। बीजेपी के लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे देश में मोदी की छवि लगातार गिरती चली जा रही है। आप देखिए कि इससे पहले कभी भी उन्होंने संघ की इतनी तारीफ नहीं करी जी, कल से इतनी तारीफ करी, उससे पहले भी कर चुके हैं, आज भी कर रहे हैं वो। उसकी वजह क्या है कि मोहन भागवत ने कहा था कि 75 के हो जाओगे तो बाजू होना पड़ेगा। बाजू हो जाना मतलब मराठी में कहते हैं हट जाना, साइड हो जाना जी। लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि वो अपनी बात से पलट गए। ये बात न संघ में अच्छी मानी जा रही है न बीजेपी में अच्छी मानी जा रही है। संघ को जो है बीजेपी का मात्र संगठन कहा जाता था, लेकिन आज मात्र संगठन जो है वो मोदी जी के सामने डर गया, झुक गया। तो ये 100 साल में क्या संघ के लिए अच्छी बात है? संघ कहते हैं कि 100 साल में हमने ये किया वो किया, लेकिन वो मोदी जी के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है जी। तो ये जो सारी स्थितियां हैं इसकी वजह से
बीजेपी को बहुत प्रॉब्लम है। और बीजेपी आज की तारीख में क्या है, जो मोदी जी है वही बीजेपी। निशिकांत दुबे ने क्या कहा था कि आज मोदी जी को किसी की जरूरत नहीं है, बीजेपी को और संघ को मोदी जी की जरूरत है। अगर बिना मोदी के चुनाव लड़ा इन्होंने तो अगले चुनाव में जो 2029 में होगा 150 सीटें भी नहीं ला पाएंगे। कोई निशिकांत दुबे की बात को गलत नहीं कह पाया, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि निशिकांत दुबे से कहे कि कहां 100 साल का संघ, कहां इतनी पुरानी बीजेपी पार्टी, और आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तो समस्या जो है वो विद इन बीजेपी है, समस्या जो है विद इन संघ है। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मोदी जी ने सारा का सारा जो है कंट्रोल कर लिया है आज। इससे पहले कभी बीजेपी में ऐसा नहीं हुआ, और जब ये हो गया है तो उन्हें लगता है कि आज कोई भी मोदी जी को चैलेंज न करे, मोदी जी के खिलाफ न बोले। भारत की डेमोक्रेसी आज वास्तव में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गई है, और इस डेमोक्रेसी को बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। और चूंकि वो विपक्ष के नेता है तो उनकी सबसे ज्यादा है। हम मीडिया के लोग इतना बोलते रहते हैं, क्यों बोलते रहते हैं? अरुण जी बोल रहे थे, भोपाल से बोल रहे थे, अभी विदेश का उदाहरण दे रहे थे, वो जब गए थे उस समय का जिक्र बता रहे थे। तो वहां पे यहां पे सब जगह जो है भारत की छवि बचाने और बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। मोदी जी की वजह से भारत का नाम नहीं है, भारत की वजह से मोदी जी का नाम है। पूरी दुनिया में भारत हमेशा से एक बहुत बड़ी ताकत रहा है। ट्रंप अगर भारत से मिलते हैं, रूस के राष्ट्रपति मिलते हैं, चीन के राष्ट्रपति मिलते हैं, तो महान भारत से मिलते हैं, महान भारत के नागरिकों से मिलते हैं। प्रधानमंत्री तो आते जाते रहते हैं, लेकिन देश बड़ा होता है। लेकिन आज मोदी जी अपनी छवि देश से बड़ी करके दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसी का परिणाम है कि अब ट्रंप इस बात को समझ गए हैं और वो जो मन में आता है वो कह रहे हैं। लगातार वो शर्तें हमारे ऊपर लाद रहे हैं, और शर्तें तो शर्तें, अब तो फाइन लगाने पड़े। 50% टैरिफ जो है वो क्या है? वो फाइन है, जुर्माना है। जुर्माना किस पे लगाया जाता है? कमजोर के ऊपर, डरे हुए दबे हुए के ऊपर। आज ट्रंप हमें यह समझ रहा है। तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर हो गई है, और राहुल का विदेश में जाना, भारत की तारीफ करना, भारत की विविधता को बताना, भारत की सामर्थ्य को और शक्ति को बताना, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया जानती है कि भारत में कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है, और उस शक्ति के साथ भारत हमेशा खड़ा हुआ है। मोदी जी की वजह से भारत नहीं खड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है मोदी जी को अच्छी नहीं लगती है, और चूंकि मोदी जी को अच्छी नहीं लगती है तो सबको ये लगता है कि मोदी जी है तो हम हैं, तो वो लोग राहुल का विरोध करते हैं। जी बिल्कुल, यानी देखें तो बीजेपी में एक केंद्रीयकरण जैसा है शक्ति का, और इस वजह से राहुल गांधी की जो बढ़ती लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी की लोकप्रियता को चुनौती देती है। अभी हाल ही में हमने देखा था, कांग्रेस ने एक डेटा भी जारी किया था कि कैसे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम मोदी से ज्यादा है। चाहे सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट के व्यूज हो, यूट्यूब पर व्यूज हो, या चर्चाओं की ही बात करें तो आज राहुल गांधी की चर्चा पीएम मोदी से ज्यादा हो रही है। और कहीं ना कहीं ये बात भी बीजेपी को खटक ही रही है, इसलिए बीजेपी लगातार राहुल गांधी को निशाना बना रही है, चाहे वो उनका विदेश दौरा हो, चाहे वो भारत में भी जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं उन्हें लेकर हो। वहीं अगर राहुल गांधी की बात करें तो अभी जैसा आपने कहा कि बीजेपी में सारे फैसले दिल्ली से ही लिए जाते हैं, तो उस चीज को लेकर भी राहुल गांधी ने चीन का उदाहरण देते हुए यह बयान दिया कि भारत चीन जैसा नहीं है, इसलिए अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है भारत में, यहां लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मुताबिक ही सारे फैसले लिए जाते हैं, देश की नीतियां उसी के तहत गठित की जाती हैं। और उनका जो बयान है, अगर मौजूदा परिवेश में हम देखें तो मोदी सरकार पर तो पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि मोदी सरकार तानाशाही की ओर बढ़ रही है, मोदी सरकार तानाशाही थोप रही है, उसके जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं तानाशाही रवैये को दर्शाते हैं। इस तरह के आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, इस तरह के दावे जो कर रहा है, और अभी जो राहुल गांधी का बयान है कि भारत में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं है, एक तानाशाह सरकार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र है, और भारत की जो भी नीतियां हैं उसी के आधार पर बनाई जाती है ताकि वहां के लोगों तक फायदा पहुंच सके, वहां के लोग जो अलग अलग तरह के लोग हैं उन सब के लिए उन सबको लाभ पहुंचाने वाली नीतियां बनाई जा सके। तो मौजूदा परिवेश में अरुण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर राहुल गांधी के इस बयान को मौजूदा परिवेश में हम देखें तो इसकी क्या अहमियत है, और इसे बीजेपी के नजरिए से बीजेपी के लिए इसका क्या असर पड़ सकता है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, जो अभी शकील भाई कह रहे थे, सबसे बड़ी चीज ये है कि जो राहुल ने कहा है, हम प्रजातांत्रिक देश हैं और प्रजातंत्र में हम सबकी बराबर भूमिका है। जी। कोई भी व्यक्ति हो,
कोई भी समाज हो, कोई भी नागरिक हो। राहुल गांधी उसी बात को तो जोर दे रहे थे। वो एम्फसाइज क्या कर रहे थे कि हम डेमोक्रेसी हैं, यहाँ व्यक्ति बराबर है, वो किसी जात समाज धर्म से आए, सबका बराबर हक है, और वो है वोटिंग का राइट सबके पास है, सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन राहुल गांधी यहां मुझे गलत लगते हैं। क्यों? आज जो परिस्थिति है, आज नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल में जो कर दिया है इस देश का, लोग बात नहीं कर सकते, कोई भी बात होती है उसको लगातार दबाने पूरा सिस्टम लग जाता है। पहले हमारी प्रजातांत्रिक ताकतें जो थी उनको कैसे कुचला गया है। अगर आप पूरे देश में एक एक दल विशेष की बात करें, दलों को तोड़ा गया है, लोगों को तोड़ा गया है। आप देखिए अर्बन नक्सल के नाम पे जो लोग जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, उनकी जमानतें नहीं हुई। फादर स्टेन्स मर गए बेचारे जेल में, उनको एक सिपर तक नहीं मिला। वही जेएनयू के पड़े हुए बच्चे 5 साल से जेल में पड़े, उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी बार बार बढ़ती जा रही है बात। क्या है? कोई चालान नहीं है, कोई को नहीं है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ये क्या है? ये जो बदलाव भारत में आया है, पुलिस हो, कोई भी पुलिसिंग सिस्टम या जो भी सोशल रूल के सिस्टम है, उनमें सब में एक स्पष्ट डिवाइड लाइन दिख रही है। अगर आप बात करते हैं अभी जो लेटेस्ट जिसको लेके उत्तर प्रदेश में दंगा हो रहा है जी, आई लव मोहम्मद कह देने में क्या बुराई है? जब आप कांवड़ियों के लिए पुलिस वाले पांव दबाने बैठ जाते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बदल दी जाती हैं, तो दोनों बराबर हैं। हमारे संविधान ने हमको, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी, कोई जात, कोई धर्म, कोई बड़ा नहीं है, सब बराबर है। ऐसे ही हर व्यक्ति बराबर है। अब मोदी जी की अलिखित परिभाषा यह है कि उन्होंने जो तय कर दिया कि भाई अगर अरुण दीक्षित बात कह रहे हैं, चूंकि वो एक वर्ग विशेष से हैं, उनका नाम अलग है, तो जो वो कहें उनको प्राथमिकता है। समस्या यही आ गई है। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं जातियों की, धर्मों की, और सीधे सीधे लालच देते हैं, सीधे सीधे सिस्टम को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे में जब राहुल स्पष्ट बात करते हैं, राहुल ने वोट चोर कहा, साबित किया। जीएसटी को लेकर राहुल लगातार कह रहे थे, बाकायदा वो बात मानी गई और विड्रॉ की गई। और बेशर्मी की, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं, बेशर्मी की हद तब आती है जब यह कहा जाता है कि अब आप उत्सव मनाइए। अरे पहले आपने 8 साल लूटा, अब उसके बाद उत्सव मनाने की बात करते हैं। और जितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उन्होंने गिन के दे दिया कि मध्यम वर्ग को 150-200 से ज्यादा का फायदा नहीं होने वाला है। तो ये हर चीज को इवेंट बनाना, आपका खून पिएंगे तभी जो है सरकार आपको बिल्कुल ऐसा इवेंट बना के रख देगी कि जैसे आपका खून नहीं पी रहे हैं, आप तो अपना स्वेच्छा से दे रहे हैं। ये इनकी एक शैली है। राहुल गांधी जब भी जो बात करते हैं, जिस मुद्दे को उठाते हैं, वो बड़ी ताकत के साथ और संदर्भ के साथ उठाते हैं। क्या गलत है? उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, पहले लगातार पूरा संघ परिवार लगातार हमलावर रहा, अचानक मोदी जी को लगा कि होगा। उसके बाद से वो लोग जो कल तक राहुल को इस बात के लिए गालियां देते थे कि भाई जातिगत जनगणना पे ये बात कर रहे हैं, अब वो सब उसके फायदे गिना रहे हैं। मूल समस्या ये है कि किसी भी चीज पर जो समस्याएं हैं देश के अंदर, उन पर सवाल उठाना राहुल के लिए उसकी सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। अगर मणिपुर में जो हुआ, राहुल वहां गए, लोगों से मिले, वहां लड़ाई क्या थी? वहां मैती समुदाय और कुकी समुदाय की। कुकी आदिवासी हैं, वो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, मैती हिंदू है। उनको ट्रैवल राइट चाहिए था, कोर्ट की आड़ लेके उन्होंने कोशिश की, वहां झगड़ा हुआ। ठीक वही लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख की बात भी अब वहां पर जबरदस्ती कांग्रेस को लाने की कोशिश की गई। अभी कहीं का पिक्चर में कांग्रेस नहीं थी, सरकार और सोनम वांगचुक मोदी जी की लगातार तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि उन्हें उनका हक मिल रहा है। लद्दाख के लोगों को अपनी विधानसभा मिलेगी, अपने फैसले करने का हक मिलेगा। क्योंकि शकील जी तो जम्मू कश्मीर कवर किए हैं, वर्षों तक ये बहुत बेहतर जानते हैं। कश्मीर के लोग और लद्दाख के लोग, इनके पूरी परंपराएं, कल्चर पूरा अलग अलग है। वो अलग चाहते थे। हुआ क्या? कश्मीर को तो आधी अधूरी विधानसभा मिल गई। लद्दाख को कौन मिला? लद्दाख को बीजेपी के मुखिया मिल गए, जिनको पद दे दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो ये जो बैकडोर से कब्जा करने की कोशिश हुई, जिसका विरोध लद्दाख के लोगों ने किया, उसका परिणाम वहां खून बहा और सोनम वांगचुक जेल में। यही बात अगर राहुल डंके की चोट पे कहते हैं,
राहुल वो बात कहते हैं जो इस देश का जनमानस सुनना चाहता है। बिहार राहुल घूम रहे थे 16 दिन, उन्होंने क्या बातचीत की? बिल्कुल स्पष्ट, वोट चोरी की बात क्यों लोग, कहां रैलियां, जिस दौर में राहुल घूम रहे थे बिहार में, उस दौर में मोदी जी की बड़ी बड़ी सरकारी रैलियां हुई, लेकिन वहां लोग नहीं पहुंचे। मैंने तो एक महिला का बयान सुना था, कोई नरेंद्र मोदी आए थे जी, नहीं होता तो हम नहीं आते, पता होता तो। ये एक आम महिला जो नाम तक नहीं जानती है, तो मूल समस्या कहां आती है? राहुल की हर बात बुरी लगती है। जैसा कि शकील जी ने कहा था, पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे में वही अंतर है। पढ़े लिखे व्यक्ति को किसी का कोई डर नहीं लगता, किसी के सामने बैठ के कोई भी बात कर लेगा, उसके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर हो, नोट्स हो, सब्जेक्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो अनपढ़ है उसके लिए तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है, उसको तो हर चीज के लिए। और यही वजह है शायद कि 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, कई मीडिया से बात नहीं होती। इस बार तो अमेरिका में भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी, तो वहां भी सवाल जवाब नहीं हो पाए, तो कहां से बात करोगे? मूल बात है, ठीक है प्रजातंत्र है, इसकी अच्छाई भी यही है, बुराई भी यही है कि आज आप बहुमत के साथ शासन में हो। हालांकि अब केंद्र में अल्पमत की सरकार है आपकी, बैसाखियों पर हो, लेकिन आप ये समझिए कि बात करने का मादा तब आता है जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, और जिस व्यक्ति की बुनियादी पूरी झूठ पर हो। पहला किस्सा हमने सुना था कि हम चाय बेचते थे, लेकिन रेलवे मंत्रालय कहता है कि जब वो चाय बेचने की बात कर रहे थे तो बड़नगर में रेलवे स्टेशन नहीं था। फिर इतने लोग जो है हीरो बनाने पर लगे कि बाल नरेंद्र मगरमच्छ पकड़ लाए, क्या क्या परिस्थितियां, कैसी कैसी चीजें, किताबें, सैकड़ों किताबें अब तक आ चुकी हैं मोदी जी के गुणगान में। एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हम सब पोस्ट ग्रेजुएट है, सबने पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन कभी नहीं सुनी वो मोदी जी की है। डिग्री दिखाने में तकलीफ होती है। राहुल पर सवाल उठाते हैं, उनकी निजी जिंदगी में झांकते हैं, सब सवाल करते हैं, लेकिन मोदी जी ने अपनी पत्नी को भी छुपाया, अपनी शादी से बात इनकार की जी। इस पर सारी चीज। तो राहुल का मैच नहीं है। राहुल पढ़े लिखे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और सामने आके बात करते हैं। राहुल लोगों से बाहां फैला के मिलते हैं और उनकी बात सुनने को तैयार है। रेसिप्रोकल सिस्टम है, दुतरफा है कि आप अगर बात कह रहे हैं तो हम सुनेंगे और फिर हम कहेंगे। यहां तो जो चीन की बात कही राहुल जी ने, राहुल चीन में क्या है, डिक्टेटरशिप है वहां। शी जिनपिंग जो कह दें, बहुत सारे लोग गायब हो गए, बहुत सारे मंत्री गायब हो गए चीन के, कहीं किसी को पता नहीं, कोई आवाज नहीं उठा सकते। देश में, भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत जिस संगठन के मुखिया हैं, अघोषित मुखिया है राहुल गांधी, उस संगठन के भीतर क्या क्या होता है शकील जी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं, राहुल को पता ही नहीं होता। और यहाँ जिले में भी अगर कोई फैसला है तो मोदी जी को पता होना चाहिए, वरना नहीं हो सकता। और एक नई तरह की वर्क कल्चर जो है मोदी जी ने डेवलप की है कि देश के किसी भी भाजपा शासित राज्य में कुछ भी होगा वो पता है, या तो अमित शाह को होना चाहिए, नहीं तो मोदी जी को होना ही चाहिए। वो चाहे छोटे छोटे सरकारी ठेके देने की बात हो या सरकार के फैसलों की बात हो। अब हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में लगातार जहां जहां घपले उजागर हो रहे हैं, वहां नाम आ रहा है किसी गुजराती कंपनी का। महाकाल जिसको लेकर के दुनिया भर में मशहूर है मध्य प्रदेश, महाकुंभ होने वाला है, उसमें महालोक बनाया गया 1200-1300 करोड़ खर्च करके, और थोड़े दिन में जरा सी आंधी चली, मूर्तियां गिर के टूट गई, पता लगा गुजरात की एक कंपनी आई थी। तो ये जो सेंट्रलाइज किया है, मैं पूरे दावे के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार के संसाधनों का गलत दोहन और कुछ लोगों में सत्ता का केंद्रीकरण, सरकार की पूरी आर्थिक ताकत अवैध ढंग से दूसरे को ट्रांसफर करना, अपने प्रिय लोगों को ट्रांसफर करना, ये मोदी जी का प्रिय शगल है। जबकि राहुल गांधी बराबरी में विश्वास रखते हैं। वो जिस लेवल पे, जिस राज्य में जाते हैं, वहां के लोगों से यही तो कहते हैं कि हम भी आपके जैसे हैं, आपको हमसे दूर होने की जरूरत नहीं है। राहुल की नई शिकायत की गई, सीआरपीएफ ने शिकायत की, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। ये क्या है? मतलब आप डरा रहे हैं। और कुछ दिन पहले जब पिछली यात्रा हुई थी, तब राहुल ने, क्योंकि कोई गोली मारने की बात कहता है, कोई गाली देता है, कोई परिवार पर लांछन लगाता है, और कोई छोटा मोटा आदमी नहीं। आप याद करिए 2013 से लेके आज तक रॉबर्ट वाड्रा पर लगातार हमले किसने किए? अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किए। प्रधानमंत्री इस उम्र में
मतलब अपनी पुत्री के बराबर प्रियंका के पति को जीजाजी जीजाजी करते मुंह बना के, सबने देखा है। ये क्या है? ये व्यक्तिगत कुंठा है, क्योंकि जब आप बराबरी नहीं कर सकते, गांधी परिवार की बराबरी नहीं कर सकते, उनके जैसे नहीं बन सकते, तो उनको गाली दो, लगातार गाली दो। जो देखो अरबों रुपया खर्च हुआ है राहुल गांधी को ट्रोल करके पप्पू साबित करने का, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी 2-3 चीजों से साबित कर दिया कि पप्पू वो नहीं है। आज वोट चोरी आई, सामने आ गई, सबको लग रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है। मोहब्बत की दुकान को लेकर के तरह तरह की बातें की कि भाई आप क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर जाने में 2.5 साल लग गए। पंजाब में अगर सड़क पर वो सबने देखा था कि 2 किलोमीटर दूर किसान खड़े थे और जहां उनका काफिला रुका था सामने बीजेपी के लोग खड़े थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री को कह के आए थे कि बता देना हम सुरक्षित वापस जा रहे हैं। और डर कितना लगता है? राहुल कहते हैं कि आपको अच्छा लगता है तो मेरी सफेद रंग की शर्ट को लाल कर दीजिए। इससे बड़ा बात और क्या कहेगा आदमी? सीधे कह रहा है कि मेरी हत्या कर दीजिए आप। और वहां प्रधानमंत्री का ये डर कि आज तक डर के मारे पहलगाम नहीं गए। पहलगाम की बात करनी है तो बिहार में जाके मंच से करते हैं। ये जो बेसिक फर्क है पर्सनैलिटी में, एक पढ़े लिखे व्यक्ति में, एक उस व्यक्ति में जो समानता में समता में विश्वास रखता है, और दूसरे जिद्दी सनकी और तानाशाह व्यक्ति में, उसका मुकाबला हम देख रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि जनता तो है राहुल के साथ में, लेकिन वोट चोरी हो जाती है। चुनाव आयोग बीच में आके ऐसे कर्म करता है, क्योंकि हम लोगों ने मैदान में देखा है वो सब होता है, धोखे से जीत लिया जाता है। अब इस बार तो वो भी नहीं जीते, तो कैसे मुकाबला करें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइन जब सामने है उसको लाइन के बराबर अपनी बड़ी लाइन करने में यकीन नहीं रखते हैं जी। राहुल का यकीन है कि अगर लाइन है तो अपनी लाइन बड़ी करेंगे। मोदी जी का यकीन है कि वो लाइन आपकी मिटा देंगे। आपके दल को तोड़ लिया, आपके लोगों को तोड़ लिया, आपके लगातार गाली गलौज, आप पर हमले, झूठे आरोप, लगातार झूठी बातें, वो सब हो रही हैं। लेकिन गांधी परिवार ने जिस तरह की शालीनता दिखाई और राहुल और प्रियंका जो कह रहे हैं जी, वो सारी चीजें सामने आने के बाद मोदी जी वो साहस नहीं जुटा पाते कि हमने सामने बात कर लें। एक बार हम तो कहते हैं ना कि जो जैसा अमेरिका में होता है, एक बार एक मंच पे खड़े हो जाए मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के और राहुल दोनों खड़े हो जाएंगे, बातचीत कोई भी मुद्दा मोदी जी डिसाइड कर ले बात, नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा फर्क है, क्योंकि उनको डर लगता है। तानाशाह हमेशा डरपोक होता है, डर लगता है, छोटी छोटी चीजों से डर लगता है। और मोदी, मैं अपनी बात खत्म करूंगा ये कह के कि मोदी राहुल से डरे हुए हैं। राहुल ने मोदी की नींद उड़ा दी है। राहुल वो बात कर रहे हैं जो जनता तक जा रही है, और अब वो जो हाइड्रोजन बम ला रहे हैं उससे एक्सपोज हो जाएंगे। क्योंकि पहले ईवीएम थी, उसको भी हमने देखा है, उसके बाद फिर चुनाव आयोग गया, और अब तो कोई सिस्टम बचा ही नहीं। कलेक्टर तो आपके साथ है, सिपाही तो आपके साथ है, चुनाव आयोग तो आपके साथ है, उसके बाद भी आप 240 पे सिमट गए हैं। ये डर खाया जा रहा है नरेंद्र मोदी को, ये डर खाया जा रहा है उनके उस प्रचार तंत्र को जो राहुल पर हमले करता है, जो राहुल को लगातार झूठे आरोपों में लाके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। कभी कोई उनकी नागरिकता पे सवाल उठाता है, कभी कोई उनकी पर्सनल जिंदगी पे सवाल उठाता है, लेकिन किसी ने नहीं आज तक पूछा भाई संघ की औलादे हैं ये सब, चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरे संगठन हो। तो जो अभी बात कह रहे थे शकील जी, अब तो मोदी जी वो हैं जिन्होंने अपने पिता को ही किनारे कर दिया। पिता मतलब मोहन भागवत, संघ प्रमुख के जितने अब संघ के अनुसांगिक संगठन है उनमें एक है बीजेपी। बीजेपी भी संघ चला रहा है, हर जगह कार्यालय जिसको संगठन महामंत्री कहते हैं वो संघ का ही है। और जितने आज चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उप प्रधानमंत्री हो, उप राष्ट्रपति हो, चाहे गृह मंत्री हो, सब स्वयंसेवक है। उसके बाद भी मोदी को डर लगता है, अपने लोगों से डर लगता है। कांग्रेस तो बहुत दूर है, कांग्रेस के बाद तो 100 सीटें हैं, लेकिन तानाशाह का जो डर है, दुनिया भर का इतिहास उठाइए आप, वही डर नरेंद्र मोदी को अब खाया जा रहा है। इसकी वजह से वो लगातार राहुल पर, गांधी परिवार पर और विपक्षी दलों पर बिलो द बेल्ट हमले कर रहे हैं। राहुल, तेजस्वी, अखिलेश या तरुण गोगोई और ये सब जो हैं, ये नए लड़के हैं। इनके सामने मोदी जी जब बचकानी हरकतें करते हैं, बातें करते हैं, तो बेइज्जती या कोई अपमान राहुल या लड़कों का नहीं होता है। क्योंकि इस देश की अभी भी मानसिकता वो है कि अगर बड़ा कोई हरकत करे तो उस पर कहते हैं यार क्या कर रहे हो, ये तो बच्चे हैं। तो मोदी जी का डर
सिर्फ यह है कि राहुल ने अपनी लाइन बड़ी कर ली है। अब नरेंद्र मोदी उनकी लाइन मिटा नहीं पा रहे हैं, चुनाव आयोग भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा है, अन्यथा SIR बिहार में नहीं लाए होते और जो 69 लाख वोट काटे गए हैं वो नहीं कटते। अभी भी बहुत बड़ी समस्या है। सारी कोशिशें करने के बाद सफलता नहीं दिख रही है। तब यह है कि राहुल राहुल चिल्लाओ, और मुझे तो लगता है कि जितना ये लोग राहुल करते हैं तो अरबों रुपया जो मोदी जी अपने प्रचार पे खर्च करते हैं, राहुल जी मुफ्त में प्रचार हो जाता है। जी बिल्कुल, यानी देखें तो बीजेपी घबराई हुई है राहुल गांधी की लोकप्रियता से, उन मुद्दे से जो राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी देश में होते हैं, बिहार में होते हैं तो वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। वहीं जब वो विदेश में जाते हैं तो देश के लोकतंत्र की मजबूती तो बताते ही है, साथ साथ उन चुनौतियों का भी जिक्र करते हैं जो हमारे देश के लोकतंत्र को सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि उन्होंने इस बार भी अपने भाषण में जिक्र किया कि भारत में कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं और अलग अलग संस्कृतियां हैं। इन सब के समागम में मुश्किलें तो आनी है ही, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि हर चीज को स्पेस दिया जाए, विचारों को रखने की जगह दी जाए, आजादी दी जाए, ताकि लोकतंत्र भी बरकरार रहे और संघर्ष ना छिड़े कहीं पे भी। इन सब का उन्होंने जिक्र किया और साथ ही उन्होंने चर्चा की जियोपॉलिटिक्स की भी। उनका एक बयान जो काफी चर्चा में है वो ये है कि जो भी देश अपने रीजन को साथ लेकर चलता है आगे चलकर वही ग्लोबल पावर बनता है। उनका ये बयान काफी ज्यादा चर्चा इस पर हो रही है क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर हम बात करें ग्लोबल पावर की होड़ में तमाम देश हैं। भारत भी खुद को बहुत ही मजबूत बताता है और बहुत ही अहम है ये। अगर वैश्विक पटल पर देखें तो भारत की मौजूदगी पता चलती है हर मुद्दे पर। ऐसे में अभी अगर देखें तो भारत के जो रिश्ते हैं उसके रीजन की बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया जिस क्षेत्र में भारत है वहां पर मौजूदा वक्त में बाकी देशों से भारत के रिश्ते पिछले वक्त की तुलना में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो देश पहले तक भारत के दोस्त हुआ करते थे अब उनके साथ रिश्तों में दूरी दिखाई दे रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, चाहे वो नेपाल हो गया, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के साथ तो तनाव ऐतिहासिक तौर पर रहा है। लेकिन जो देश कभी हमारे दोस्त हुआ करते थे आज उनके साथ रिश्तों में कड़वाहट दिखाई दे रही है। ऐसे में राहुल गांधी का यह बयान कि जो भी देश अपने रीजन को साथ लेकर चलता है वही देश आगे चलकर ग्लोबल पावर बनता है, इसकी क्या अहमियत है? शकील जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या राहुल गांधी मोदी सरकार की नीतियों की खामियों को उजागर कर रहे हैं? आखिर वो किन बिंदुओं की ओर संकेत कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बहुत सही बात कही आराधना जी राहुल ने कि जो अपने पड़ोसियों को साथ लेके चलता है, अपने रीजन को साथ लेके चलता है, वही दुनिया में उसका सम्मान होता है और पावर बनता है। एक समय था कि भारत के अपने सारे पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध थे और वो नेहरू जी का दौर था। और 100 से ज्यादा देश जो है नेहरू की गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ। आज क्या हुआ? पाकिस्तान जैसा देश जो हमसे कई युद्ध हार चुका है उसके साथ जब संघर्ष हुआ तो एक देश भी हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं था, एक देश भी खड़ा हुआ नहीं था। और पाकिस्तान का साथ देने के लिए जो हमारे सेना को कहना पड़ा कि पाकिस्तान तो हमारे सामने लड़ रहा था, उसके पीछे लड़ने वाले देश तो कोई और थे। चीन और तुर्की पीछे से लड़ रहे थे जी। तो हमारे साथ कौन था? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, कोई देश साथ में खड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 11 साल में अपनी विदेश नीति को आगे नहीं बढ़ाया, मोदी नीति को आगे बढ़ाया। एक बात का प्रचार हम करते रहे कि मोदी जी विश्वगुरु है, मोदी जी है तो सब कुछ है। मोदी जी से भारत थोड़ी बड़ा हो जाएगा, भारत से मोदी जी बड़े हो सकते हैं। तो ये राहुल ने बहुत सही बात की कि देश जब ताकतवर होता है, जब उसके साथ उसके पड़ोसी आए, उसके रीजन आए, वो पूरा का पूरा इलाका साथ में आए। और आज इस मोर्चे पे भारत को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई देश भारत के साथ आगे खड़ा नहीं होता है। नेपाल जिसको हम सबसे स्वाभाविक सहयोगी कहते थे, जहां के लोग बिना पासपोर्ट वीजा के हमारे आ सकते हैं, हमारे लोग वहां जा सकते हैं, हमारी फौज में वहां के लोग हैं, लेकिन वो देश भी आज हमें आके दिखाता है और सीमा विवाद करता है। तो ये सब पहले कभी नहीं हुआ करता था। तो राहुल ने ये बात सही कही, कोई गलत बात नहीं कही कि देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपनी विदेश नीति को देखना पड़ेगा। और विदेश नीति जो है प्रधानमंत्रियों के आने से या पार्टियों के आने जाने से बदलती नहीं है, वो देश की नीति होती है हमेशा एक, कि देश को कैसे चलना है। कोई एक वक्त था
कि इंदिरा गांधी जो है अमेरिका को आंखें दिखाती थी। इंदिरा गांधी ने कहा था कि 7वां बेड़ा नहीं, तुम 8वां बेड़ा ही पहुंचा दो। लेकिन जो बांग्लादेश के घुसपैठिया हमारे आ रहे हैं, हमारे ऊपर आर्थिक बोझ पड़ रहा है, मुझे उसको निपटाना ही पड़ेगा। पाकिस्तान जो बांग्लादेश में अत्याचार कर रहा है, मुझे वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है वो। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, भूगोल ही बदल दिया दुनिया का। वो इंदिरा गांधी थी। सबको मालूम है कि निक्सन ने क्या क्या नहीं उनके खिलाफ बोला, लेकिन इंदिरा गांधी कभी डरी नहीं, आंख से आंख मिला के बात करके आई उससे। ये होती है विदेश नीति या देश का सम्मान रखना। लेकिन आज क्या है? आज क्या बोल रहा है वो? आज ट्रंप बोलता है कि मैंने कहा स्टॉप इट, और इन्होंने युद्ध रोक दिया। उसने ये शब्द प्रयोग किया कि मैंने कहा स्टॉप इट। क्या इज्जत रही हमारी? उस वक्त जब हमारी सेनाएं पाकिस्तान पे बढ़त बनाए हुए थी, और जिसको बीजेपी जाने कितने सालों से कह रही थी पीओके पे कांग्रेस कब्जा नहीं करती है, वो स्थिति आ गई थी। इन्होंने ट्रंप के कहने से युद्ध विराम कर दिया। किन शर्तों पे किया, क्यों किया, आज तक किसी को नहीं मालूम। और उसके बाद भी उसने टैरिफ लगाया, उसके बाद भी उसने जुर्माना उसके ऊपर से लगाया, उसके बाद भी उसने वीजा की फीस बढ़ाई, उसके बाद वो एक हमारे जो भारतीय महिला थी, सिख महिला, अपनी बेड़ी के साथ पहुंचा रहा है, महिला को पहुंचा रहा है। वो हमारा सम्मान ही नहीं कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है कि हम पूछे। ये कैसी आपकी विदेश नीति है आज की तारीख में? आप चीन गए, आप वहां पे रूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी वो सम्मान नहीं मिल रहा जो आपको पहले मिला करता था। जी। आज बार बार जो है पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, उसको अमेरिका इतनी सम्मान दे रहा है, इतना उसका विश्वास कर रहा है। वो शख्स जो भारत में पहलगाम हमले का सबसे बड़ा दोषी है, 26 हमारे भारतीय नागरिकों की जान का दोषी है, पाकिस्तान का आर्मी चीफ। उसके वो कहता है कि ये आदमी मुझे अच्छा लगता है। जी। मोदी जी कुछ नहीं कह पाते, मोदी जी कुछ नहीं कर पाते, उनके साथ लंच करते हैं ट्रंप साहब। ये सब जो है भारत को नीचे दिखाने के लिए हो रहा है, और सब हो रहा है कि मोदी जी वहां जाके मोदी मोदी भीड़ इकट्ठी करे हैं। विदेश नीति ये थोड़ी होती है कि मोदी मोदी के नारे लगे, भारत के नारे लगना चाहिए। जी। जब मोदी जी पहली बार भूटान गए थे, भूटान हमारा सबसे निकट का पड़ोसी देश है, वहां भी पासपोर्ट वीजा है, छोटा सा देश है, इतना प्रचार उसका हिस्सा किया गया कि पहला प्रधानमंत्री जा रहा है, तो हो रहे थे। हर चीज पहली बार हो रहा है, हर चीज पहली बार हो रही है। और मोदी जी ये तो बोल गए 2014 से पहले तो भारत में जन्म लेना ही शर्मनाक था। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। 2014 से पहले जन्म लिए हुए आदमी दुनिया में थे, उन्होंने भारत का नाम किया, आईआईटी से होके, आईआईएम से होके, एम्स से होके। भारत के पढ़े लिखे लोगों ने ही तो भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि 2014 से पहले तो भारत कहीं कुछ था ही नहीं। और फिर उनके समर्थक ये भी कहने लगे कि देश 2014 में हुआ। आप के इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप रोजगार की कोई चिंता नहीं है। जीएसटी कब हो गया, इतने पैसे की बचत होगी, जिसमें तो कुछ हो। और वास्तविकता ये है, अरुण जी आप भी गए होंगे, हम जाते हैं बाजार में, पूछते हैं कि भाई ये तो बताओ कि किस किस में पैसा कम हुआ है, तो परचून वाला कहता है किसी में कम नहीं, बचत होगी हमारी, कोई पैसा कम नहीं हुआ है किसी में भी जीएसटी में। आप एसी खरीदो तो उसमें मिल जाएगा आपको। अब आप एसी खरीदने जाओगे इस अक्टूबर के अंदर, या आप कार खरीद तो आपको मिल जाएगा फायदा। आम आदमी को अपनी छोटी छोटी चीजों में कुछ पैसा चाहिए था, बचत चाहिए थी। पहली बात तो उसका रोजगार नहीं है, रोजगार हो, धंधा हो, पैसा है उससे बाजार में जाता है, साइकिल चलती है। आपने सब खत्म कर दिया रोजगार का, पकोड़े तले रोजगार के लिए। आप भी पकोड़े तलो, हम भी पकोड़े तले, कौन खरीदेगा? जी। रोजगार बढ़ाने के लिए इन 11 सालों में मोदी जी ने कुछ नहीं किया सिवाय बातों के।
लेकिन अब जो है बातों से काम चलने वाला नहीं है, इसीलिए वो बार बार सांप्रदायिकता ले आते हैं। बिहार के चुनाव में दो ही लाएंगे वो। अभी तक जो इतने वोट काटे हैं इतने बिहार में SIR के नाम पे, एक भी घुसपैठिया नहीं मिला उन्हें, कहीं से भी बताया नहीं। कहते थे घुसपैठ आते हैं अमित शाह जी, घुसपैठिया, मोदी जी आते हैं घुसपैठिया। अरे भाई है कहां घुसपैठिया, उनके नाम तो बताओ। और 11 साल से तुम्हारी सरकार है, आ कैसे जाते हैं ये घुसपैठिए? ये चुनाव में वही एक इशू लाएंगे, लेकिन इस बार बिहार में इनका हिंदू मुसलमान भी चलने वाला नहीं। बिहार हम बहुत जाते रहते हैं, वहां पे बहुत भयंकर जो है पलायन का मुद्दा है, वहां भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे SIR का मुद्दा है, ऐसे ही वहां पे भूमि नामांतरण के नाम पे सारे भूमि की नुमाइश कर रहे हैं। वो जितनी कृषि भूमि है, घर की भूमि है, और उसमें हर आदमी से पैसा मांगा जा रहा है। ये सारे इशू जो है जमीन से जुड़े हुए, लोगों से जुड़े हुए, यही वहां पे रहेंगे और इसी में वहां चुनाव होने वाला है। और इसमें मोदी जी अमित शाह मुसलमान लाएंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, कि वो सिर्फ एक बात कहते हैं, जैसा अभी अरुण जी ने बताया कि अपनी लकीर बड़ी नहीं, लकीर छोटी करते हैं। और उसी तरह जो है कि अगर मैं मुसलमान कर रहा हूं तो मेरे हिंदू भाइयों तुम इससे खुश हो जाओ, इससे कोई कैसे खुश हो जाएगा? तुम हमें कुछ नहीं दे रहे हो, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे हो, हम सिर्फ इसलिए खुश हो जाए कि आप मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, उन्हें टाइट कर रहे हो आप। इसके अलावा उनकी कोई और राजनीति नहीं है, उनके पास और कोई इशू नहीं है। और यही तो बिहार चुनाव में करने वाले हैं और इसका जवाब जनता बहुत अच्छी तरह उन्हें देने वाली है। जी बिल्कुल, यानी अगर देखें तो फिलहाल जो बीजेपी जिस राजनीति पर चल रही थी, जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही थी, राहुल गांधी के कदम उन्हें टैकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उन्हें एक बहुत ही कड़ी चुनौती मिल रही है। राहुल गांधी चाहे देश में रहे, चाहे वो विदेश में रहे, तमाम मुद्दों को लेकर उनका जो रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहा है। और अगर कोलंबिया दौरे की ही बात करें तो राहुल गांधी ने वैश्विक मंच से कहीं ना कहीं ये बात साफ कर दी है कि एक नेता का क्या रुख होना चाहिए, क्या नजरिया होना चाहिए। उन्होंने भविष्य के परिप्रेक्ष्य को लेकर भी काफी बातें कही। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और जिस तरह जो 10 साल पहले स्थिति थी आगे भी वही नहीं चलेगी, और जिस नीति पे हम 10 साल पहले से काम कर रहे थे अगर हम उसी पे काम करते रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए उन नीतियों में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने इस तरह की तमाम बातें कही और मौजूदा वक्त के ज्वलनशील मुद्दों पर बात की और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र थे उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए। इस तरह राहुल गांधी ने बतौर नेता विपक्ष जो एक शानदार भाषण दिया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता बढ़ाने वाला तो था ही, और साथ ही उनकी लोकप्रियता को भी इसने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। उनके नेतृत्व को वैश्विक पटल पर कहीं ना कहीं पहचाना गया और मान्यता दी गई। तो इसी के साथ आज इस कार्यक्रम को हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का, अरुण जी और शकील जी, और तमाम साथियों का भी बहुत